आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि फ्रेडरिक जेम्सन्स के जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमारे आज के जीवन के भी प्रश्न हैं, उनमें दो एक चीजों पर मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा। आरंभ में ये बात कहनी बेहद जरूरी है कि फ्रेडरिक जेम्सन का जो लेखन का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है और उस पर जितना कहा जाए उतना कम है। हमारी तो आदत ही नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स में जाने की, सार्वजनिक कम्युनिकेशन में जाने की। हम लोग तो क्लास में भी अभी तक फ्रेडरिक जेम्सन्स को नहीं ला पाए हैं। मार्क्सवादी आलोचना जहाँ पढ़ाई जाती है, मुझे संदेह है कि वहाँ फ्रेडरिक जेम्सन्स पढ़ाए जाते होंगे। फिर भी ये चीज बेहद जरूरी है क्योंकि भविष्य जो है वो, और खासतौर पर भविष्य की मार्क्सवादी आलोचना का जो रास्ता है वो, उसमें फ्रेडरिक जेम्सन्स हमारी बहुत मदद करते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी बहुत मदद करता है। और ये कैनवास फ्रेडरिक जेम्सन का वीडियो से लेके स्थापत्य तक, मास कल्चर से लेके साइंस फिक्शन तक और उसके मूल्यांकन तक फैला हुआ है। और यही वजह थी कि उनको संस्कृति का शेर कहा जाता था। जितनी भी सांस्कृतिक वस्तुएं हमारे जीवन में प्रचलन में है, उनको वे एक दूसरे से जोड़ कर देखते थे, विच्छिन्न रूप में नहीं देखते थे। और उन पर विचार करते समय वे पॉलिटिकल इकोनॉमी को भूलते नहीं थे। तो फ्रेडरिक जेम्सन से पहला लेसन तो ये ग्रहण करने की जरूरत है, खासतौर पर नौजवानों को, कि आप जब भी किसी भी सांस्कृतिक दायरे पर, साहित्य के दायरे में घुसें और बात करें किसी भी मसले पर, राजनीति पर बात करें, अर्थशास्त्र पर बात करें, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी या उत्पादन के संबंधों को आप जरूर जोड़कर देखें। अब एक दूसरी चीज है जिसे कि कायदे से आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है, वो ये कि एक है दुनिया। फ्रेडरिक जेम्सन की नजर में भी एक विश्व था, और एक तरफ एक विश्व है, लेकिन साथ साथ अनेक विश्व भी हैं। और ये जो एक और अनेक विश्व का एक साथ अस्तित्व और उनकी भूमिका, इनके बारे में फ्रेडरिक जेम्सन ने एक सिस्टम थिंकर की तरह विचार किया, व्यवस्था के आलोचक की तरह विचार किया। वे जब भी किसी मसले पर छोटी सी छोटी जो चीजें हैं, छोटे प्रश्न हैं, उन पर बात करते थे, तो हमेशा नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करते थे। जो दूसरा सबक है वो सीखने का वो ये है कि जब भी मसलों पर बात की जाए, चाहे वो छोटे छोटे प्रश्न हो, लोकल प्रश्न हो, लेकिन उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित और विवेचित किया जाना चाहिए। फ्रेडरिक जेम्सन के बारे में जब भी आप पढ़ें तो उसे पूरा पढ़ें। आप इंटरनेट पर जाइए, आपको उनकी तमाम पुस्तकों के नाम वगैरह, प्रकाशन वगैरह, वो आप सब चीज इजीली अवेलेबल है। मैं नाम बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता। वे हर छोटी समस्या पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार विमर्श करते थे। उसके उसके साथ जुड़े हुए जो अनुमान हैं उस छोटी छोटी वस्तुओं के, उसके साथ जुड़े हुए जो संदर्भ हैं, उनका भी वो जिक्र और विश्लेषण करते थे। हाँ, उनकी आदत ये थी कि वो पाठ को पढ़ते समय अ, जब उस पर लिखते थे तो धीमी गति से लिखते थे, तेज गति से नहीं लिखते थे। और वे, उनके लेखन की शैली का एक हिस्सा ये था कि वो पहले एक पूरा बुनियादी ढांचा बनाते थे, और उसके बाद में वो उसकी व्याख्याएं और या उसका जिसे कहें कि कलेवर तैयार करते थे। और ये सारी चीजें वे अपने परिप्रेक्ष्य के लिहाज से जोड़ते थे। ये सच है कि उनकी व्याख्या की धुरी का आधार, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है या आर्थिक है।
लेकिन उन्होंने जो चीज सामने रखी वो केंद्र में रखी, वो ये कि प्रत्येक पाठ बुनियादी तौर पर राजनीतिक फैंटेसी उसमें होती है और कंट्राडिक्शन होते हैं। प्रत्येक पाठ में राजनीतिक फैंटेसी होती है और अंतर्विरोध होते हैं। ये दो चीजें पाठ का मूल्यांकन करते समय नहीं भूलनी चाहिए। वो चाहे वो बाजारू साहित्य हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पॉपुलर साहित्य हो, चाहे वो मास कल्चर का साहित्य हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। उनके चिंतन पर ईसाई संप्रदाय के विचारों का गहरा असर था, और जिस लेखक के विचारों से वो सबसे अधिक प्रभावित थे अपने लेखन में, उसे हम लोग जानते हैं नॉर्थ रॉप फ्राई। नॉर्थ रॉप फ्राई के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वे बहुत गहरे प्रभावित थे, और दूसरी तरफ वे प्रभावित थे ईसाइयत के धार्मिक परिप्रेक्ष्य, और इसी के कारण वे जो व्यक्ति और सार्वभौम के बारे में जो बातचीत करते हैं और उसका जो समाजशास्त्री प्रवेश परिप्रेक्ष्य बनाते हैं, उसमें ये ईसाई मत का इंपैक्ट और नॉर्थ रोफाई का इंपैक्ट साफ दिखाई देता है। एक अन्य चीज है जो कि फ्रेडरिक जेम्सन के दृष्टिकोण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि वे पाठ को पढ़ते समय उसके साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक भिन्नता, मसलन कोई कहानी ले प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की मतलब कफन कहानी अगर लेंगे आप, तो कफन कहानी का सांस्कृतिक संदर्भ लोगों के हिसाब से अलग अलग है। कोई भी पाठ लें, कालिदास का पाठ लें आप, हर पाठ सांस्कृतिक भिन्नता में पढ़ा जाता है, और ये सांस्कृतिक भिन्नता में पाठ पढ़ा जाए, ये चीज उनके मूल्यांकन की धुरी है। और यही चीज जो है वो अपने पाठ के मूल्यांकन में ये सांस्कृतिक भिन्नता के उपकरण का वे बार बार इस्तेमाल करते थे। इसके कारण जो सामाजिक आर्थिक संबंध होते थे, उनका मूल्यांकन में उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि ये जो पाठ के अंदर निहित जो सांस्कृतिक भिन्नता है, उस पर उनका केंद्रित होना, ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, वो मॉडल जो पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नाम की उनकी जो पुस्तक है, उसमें ये बहुत साफ तौर पर विजिबल है कि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के कथा साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया उस मॉडल का, खासतौर पर वाल्जाक और कॉनराड के साहित्य का मूल्यांकन किया उन्होंने। एक अन्य चीज है जो कि फ्रेडरिक जेम्सन के संदर्भ में उल्लेखनीय है, वो ये कि फ्रेडरिक जेम्सन बेसिकली भाषा शास्त्री थे। उनकी भाषा शास्त्र को लेके, भाषा विज्ञान को लेके सीरियस ट्रेनिंग हुई थी, और ये एक सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात नहीं है। जितने भी दुनिया के महत्वपूर्ण आलोचक हैं वो पहले भाषा विज्ञानी थे और ये भाषा शास्त्री थे। हिंदी में भी ये बात सच है, अंग्रेजी में भी ये बात सच है। जो आलोचक भाषा शास्त्री हो, वो बहुत अच्छा आलोचक माना जाता है, और ये जो चीज है, ये चीज नामवर जी में भी थी, ये चीज रामविलास जी में भी थी, और भी लोगों में थी। और ये जो भाषा शास्त्री वाली जो उनकी बैकग्राउंड थी, उसके कारण वे छोटे छोटे शब्दों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे, उनके एकाधिक अर्थों का उद्घाटन करते थे, हर शब्द के एकाधिक अर्थों का उद्घाटन करते थे, और इसके लिए वे अनेक बार छोटे छोटे भेद भी बताते थे और उनका इस्तेमाल करते थे।
और इन सभी भेदों का वो किसी न किसी अभेद में समाहार करते थे। वे जब आधार और अधरचना के मॉडल का अपने यहां फ्रेडरिक जेम्सन इस्तेमाल करते थे, तो उसमें वे सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन या सांस्कृतिक रूपों के रूपांतरण पर खास तौर पर जोर देते थे। आधार और अधरचना का मॉडल जब वो इस्तेमाल करते थे तो उसमें वे सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक रूप, इन दोनों में किस तरह के रूपांतरण घट रहे हैं, इस पर वो खास तौर पर बल देते थे। और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि ये जो आधार अधरचना के जो संबंध है, इसमें व्यक्तिगत फैंटेसी सामाजिक संगठन को अभिव्यक्त करती है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही विचारणीय है और इस पर के डिबेट होती रही है, वो ये कि साहित्य में व्यक्ति एक सब्जेक्ट के तौर पर आता रहा है, और मसलन फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो लोग थे, उन लोगों ने स्वायत्त व्यक्ति की धारणा पर जोर दिया था और स्वायत्त व्यक्ति पर ज्यादा लिखा, और व्यक्तिगत ईगो उसकी और उसके साथ जुड़ा हुआ जो उसका व्यक्तित्व है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इसी को कालांतर में पूंजीवादी विरेचन कहा गया। ये भी कह सकते हैं कि जो नया पूंजीवाद है या परवर्ती पूंजीवाद है, वो पूंजीवाद का विरेचन करता है। उसी तरह उसी तरह जो उत्तर संरचनावादी लोग थे, उनके यहां ये अकेंद्रित व्यक्ति मूल्यांकन के केंद्र में, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में कोई गुण नहीं है, ये गुणहीन मनुष्य है। इन उत्तर संरचनावादियों कुछ ही ऐसे हैं जो कि मनुष्य के गुणों की बात करते हैं। इनमें एक विचारक है डेल्यूज। डेल्यूज ने तो व्यक्ति की सिजोफ्रेनिया का मूल्यांकन केंद्र में रख के किया है। इन सबसे अलग हटके फ्रेडरिक जेम्सन ने व्यक्ति को एक तरह से सामूहिक सब्जेक्ट के तौर पर, सामूहिक इकाई के तौर पर देखा और विश्लेषित किया। वे मानते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यही डिसेंट्रलाइज होके हमारे बीच में काम करता है। और इस नजरिए से अगर आप देखेंगे, फ्रेडरिक जेम्सन के नजरिए से, तो व्यक्ति एकदम नया नजर आएगा। इस व्यक्ति के विकास के लिए मार्क्सवादियों का कहना यह है कि स्वतंत्रता प्राथमिक शर्त है। फ्रेडरिक जेम्सन भी इसमें शामिल है। इस व्यक्ति के विकास के लिए पूरे समुदाय की स्वतंत्रता प्राथमिक शर्त है, क्योंकि ये व्यक्ति सामुदायिक इकाई का हिस्सा है और इसकी सामूहिक प्राथमिकताएं हैं, इसकी कोई व्यक्तिगत प्राथमिकता नहीं है। इसी चीज को, जो कि किसी जमाने में कार्ल मार्क्स ने प्रस्तावित की थी, फ्रेडरिक जेम्सन अपने यहां विकसित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जब समूह या सामूहिक या सामुदायिकता का हिस्सा बनता है और उसके हिस्से के तौर पर अपना रूपांतरण करता है, तो इसके गर्भ से सामूहिक व्यक्ति नहीं, एक नए किस्म का व्यक्ति पैदा होता है। और इसे ही वे कहते हैं कि इसे व्यक्ति के रूपांतरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये जो रूपांतरण है, ये रूपांतरण लॉजिक, सामूहिकता
और सामुदायिकता के तर्कों से ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉजिक सामूहिकता और सामुदायिकता के तर्कों से ये भिन्न होता है। ये व्यक्ति रूपांतरण की बात रेमंड विलियम्स के यहां भी है, ये अर्नेस्ट मेंडल के यहां भी है। तो हम देखें कि सामाजिक विकास के क्रम में अ, व्यक्ति का रूपांतरण होता है। व्यक्ति फिर समूह की साथ में उसको आप मैच करके नहीं देख सकते। जिस समुदाय में वो पैदा हुआ उस समुदाय के साथ आप उसे मैच करके देख ही नहीं सकते। वो एकदम निकल जाता है उसके बाद। और इस व्यक्ति के रूपांतरण की सार्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है आलोचना की, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। उसमें इसकी विस्तार से मीमांसा मिलती है। तो हमें बात करते समय, व्यक्ति पर बात करते समय व्यक्ति के रूपांतरण पर बात करनी चाहिए, और इस रूपांतरण को ज्ञान मीमांसात्मक धरातल पर कैसे देखा जाए, इसके बहुत सारे रूप, बहुत सारे चर्चा के रूप हमारे यहां एकमात्र मुक्तिबोध है जिनके यहां मिलते हैं व्यक्ति की मीमांसा के। यही वजह है कि जैमसन कहते हैं कि एक ही व्यक्ति में कई किस्म के रूप नजर आते हैं, क्योंकि वो रूपांतरित होकर डिसेंट्रलाइज ढंग से काम करता है। तो इस व्यक्ति पर जब बात करें तो इसके डिसेंट्रलाइज रूप को ध्यान में रखें और साथ साथ समग्रता में इस पर बात की जानी चाहिए। या अल्थुजर के शब्दों को उधार नहीं कहे तो इसकी संरचनात्मक समग्रता के बारे में बात की जानी चाहिए। एक अन्य चीज, व्यक्ति का जब रूपांतरण होता है तो व्यक्ति के रूपांतरण के दौर में जो नया व्यक्ति जन्म लेता है उसे आप फ्रेगमेंटेशन से या उसकी चंचल अवस्था से आप बचा नहीं सकते। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में फ्रेगमेंटेशन होगा। ये जो फ्रेगमेंटेशन है यही उसको टेंशन से, जेमसन कहते हैं, मुक्त रखता है। और उसका पहले वाले रूट के साथ में एक रेडिकल डिफरेंस, एक मूलगामी भेद वो बनाए रखता है। और ये काम वो मतलब कायिक स्तर पर भी करता है, दिमागी स्तर पर भी करता है। एक अन्य चीज है जो कोई फ्रेडरिक जेमसन ने रेखांकित की है जो कि मेंशन करने लायक है, वो ये कि ये जो हम कल्चर की, लिटरेचर की, पर्यावरण की बहुत सारी बातें करते हैं तो इसमें एक बार बार शब्द आता है, मुक्तिबोध ने बहुत जिक्र किया है उसका, कि वो अनुभूति, और तो अनुभूति की प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, प्रामाणिक अनुभूति होनी चाहिए। साहित्य है यथार्थवादी साहित्य, तो क्या वो प्रामाणिक यथार्थवाद है? सो प्रामाणिकता एक बहुत मेजर एलिमेंट है जो इस बीच में हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। तो जब हम प्रामाणिक कला रूपों की बात करते हैं, जब प्रामाणिक कला रूपों की तरफ जाते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रामाणिक कला रूप अन्य कला रूपों से किस तरह से भिन्न है। दूसरी चीज ये कि जब ये प्रामाणिक कला रूप हमारे बीच में होते हैं और एक वे जो कि काल्पनिक कला रूप है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का गैप है, अंतराल किस तरह का है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर के बहुत चर्चा होती रही है मार्क्सवादियों में, आज भी चर्चा होती है, वो ये कि वो यूटोपिया का प्रश्न। फ्रेडरिक जेनसन कहते हैं कि यूटोपिया तब पैदा होता है जब अधिक बेचैनी होती है, तनाव होता है, और तनाव और बेचैनी की अवस्था में ही यूटोपिया की अधिक आवश्यकता महसूस होती है। यूटोपिया जो है एक तरह से निजी चीज है, इसे सामूहिक चीज समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मार्क्सवाद एक विज्ञान भी है और एक यूटोपिया भी है। तो जो लोग मार्क्सवाद के अंत के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में फ्रेडरिक जेमसन यही कहते हैं कि मार्क्सवाद का अंत संभव नहीं है, क्योंकि मार्क्सवाद एक विज्ञान है और विज्ञान का अंत संभव नहीं है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिस पर के कायदे से विचार किया जाना चाहिए, वो ये कि फ्रेडरिक जेमसन ने उत्तराधुनिकतावाद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसमें सबसे पहली बात यह जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐतिहासिक फिनोमिना है, आप इससे बच नहीं सकते। मतलब ये जो हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति रही है उसे विश्लेषित न करने की, उसमें नामवर सिंह भी शामिल है, उसमें मनेहर पांडे भी शामिल है, उसमें और दूसरे लोग भी शामिल है। नामवर सिंह ने तो एक पूरा का पूरा निबंध ही कछुआ धर्म के नाम से लिख दिया। साहित्य की परिभाषा के संदर्भ में जब उत्तराधुनिकतावाद पे उन्होंने हमला बोला, तो उन्होंने उसे कछुआ धर्म की संज्ञा दी। तो वे फ्रेडरिक जेमसन कहते हैं कि नहीं, ये एक ऐतिहासिक फिनोमिना है, और इस ऐतिहासिक फिनोमिना को बहुराष्ट्रीय पूंजी के भूमंडलीय संप्रसारण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस फिनोमिना की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, जिसकी वजह से ये हमारे चर्चा में आया है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को समझने के लिए, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज फ्रेडरिक जेमसन ने रेखांकित की है। उन्होंने कहा है कि इस दौर के जो राजनीतिक संवाद हैं, अब इलेक्शन चल रहा है ना, तो आप भाषण सुनते हैं लोगों के, और नरेंद्र मोदी के तो भाषण सुनते सुनते आप जैसे कि अब 10 साल में बूढ़े हो चुके हैं। तो इस दौर के राजनीतिक संवाद किस पर केंद्रित हैं, नरेंद्र मोदी के भाषण किस मॉडल पर केंद्रित हैं? आपने कभी सोचा इस बात को? फ्रेडरिक जेमसन इस चीज को समझने में हमारी मदद करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन दिनों जो राजनीतिक संवाद लिखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, वे मनोरंजन और विज्ञापन की आचार संहिता के लिए समर्पित हैं। विज्ञापन और मनोरंजन की आचार संहिता जो निर्देश देती है, उस निर्देश का पालन करते हुए राजनीतिक संवाद या राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। और इसमें हाइपर रियलिटी और सिजोफ्रेनिया, उन्मादी भाव, ये दो चीजें और हैं जो कि शामिल हो रही हैं। और इस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की जो सबसे कमजोर कड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो एक हर चीज का वस्तुकरण। नरेंद्र मोदी का कोई भाषण फ्री में नहीं आ रहा है। आप यूट्यूब पर कोई भाषण नरेंद्र मोदी का फ्री में नहीं सुनते, क्योंकि आपकी बाइट खर्च होती है, आपका जी भी खर्च होता है। आप नरेंद्र मोदी का इंटरनेट पर कोई भी भाषण फ्री में नहीं सुनते, राहुल गांधी का कोई भी भाषण फ्री में नहीं सुनते। ये एक तरह से भाषण का कमोडिफिकेशन है। अगर नरेंद्र मोदी के भाषण फ्री में सुनाए जा रहे हैं, तो कम से कम ये जो सुनने में जो 1 GB 2 GB का खर्चा होता है लोगों का, वो तो कम से कम सरकार को किसी तरह से वापस देना चाहिए।
लेकिन कोई राजनेता नहीं देता। तो अब हमारे बीच में जो भी सांस्कृतिक प्रोडक्ट आ रहे हैं वे वस्तुकरण के रूप में आ रहे हैं। और वस्तुकरण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जब भी किसी चीज का उपभोग करते हैं तो आप बदले में विनिमय में पैसा पेमेंट देते हैं। तो अब ये जो नया जो संवाद है, नया जो कम्युनिकेशन है, नया जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, नया जो सांस्कृतिक कम्युनिकेशन है, इसमें वस्तुकरण एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि आपका 1 GB 2 GB डाटा, 3 GB डाटा रोज खर्च होता है। आपके पैसे खर्च होते हैं। आप पैसा खर्च करते हैं तब आपको मनोरंजन मिलता है। आप पैसा खर्च करते हैं तब आपको मोदी का भाषण सुनने को मिलता है। और ये जो वस्तुकरण है, ये इस युग की सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय उपलब्धि है। और ये जो वस्तुकरण है, यही जो जिन लोगों का समाज में वर्चस्व है, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनका ये सांस्कृतिक तर्क भी है। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो वस्तुकरण हमारे बीच में पैदा हुआ और ये इतनी बातें इसके दौरान आई, उसने कौन सी चीज समृद्ध की? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने कौन सी चीज समृद्ध की? क्या हाशिए गए लोगों की आवाज को प्रभुत्वशाली आवाज बनाया? नहीं। क्या एक लेमैन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसकी आवाज को प्रभुत्वशाली आवाज बनाया? नहीं। किसकी आवाज महत्वपूर्ण है? मोदी की महत्वपूर्ण और मोदी के अदानी की महत्वपूर्ण है। तो जो प्रभुत्वशाली आवाज है, प्रभुत्वशाली तर्क है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, जो वर्चस्वशाली वर्ग है और व्यक्ति है, उनकी आवाज प्रमुख होती है। और यह पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक फिनोमिना है। और इसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक जीवन में असमानता को जन्म दिया। समानता को जन्म नहीं दिया। अगर पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में वस्तुकरण की प्रक्रिया के जरिए आया है, वो बड़े पैमाने पर राजनीतिक असमानता पैदा करता है। और इसमें कौन सी चीज आ रही है बार बार? भावुकता और इंटेंस उत्तेजना, सघन उत्तेजना। ये दो उसके बहुत ही शैलीगत रूप हैं। एक अन्य चीज, आखिरी चीज पूरे प्रसंग में, जिसको को फ्रेडरिक जेम्सन ने रेखांकित किया है, वो ये कि फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि ये जो संस्कृति का क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग विचरण करते हैं, जिसमें कि नई संवेदनाएं, नई अनुभूतियां, नई तमाम चीजें हमारे सामने आई हैं। विश्वविद्यालयों में भी नया पाठ्यक्रम, सो कॉल नई एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी की, इन सबको हमें कायदे से पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम पर परख के देखना चाहिए। पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम पर परख के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आखिर ये अध्ययन के किन दायरों का विकास करना चाहते हैं, किस तरह की विश्व व्यवस्था या भारतीय व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। यह सच है कि शहरों में असंतोष बढ़ रहा है, गांवों में असंतोष बढ़ रहा है। और गांव और शहरों में बढ़ता हुआ असंतोष, जहां एक तरफ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक
कंट्राडिक्शंस को तेज कर रहा है। वहीं कुछ ताकतें हैं जो कि घेटो समाज का निर्माण करना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी ने ये अपने तरीके से, उनके मीडिया गैंग ने ये अपने तरीके से, ईडी, सीबीआई, इन तमाम संस्थानों ने अपने तरीके से एक आतंक पैदा करके एक घेटो समाज बनाने की कोशिश की। आज भी मुसलमान डरते हैं बोलने से, आज भी मुसलमान डरते हैं लिखने से। डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेसी में असंतोष होंगे। डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें डेमोक्रेसी में घेटो समाज नहीं बनने देना है। लोकतंत्र की यह शर्त है। लेकिन अब तो एक ऐसे लोकतंत्र की बात की जा रही है जिसमें कि एक वर्ग को ही सिर्फ बोलने का अधिकार होगा, एक धर्म के मानने वाले, एक पार्टी के मानने वाले लोगों को ही बोलने का अधिकार होगा, बाकी को बोलने का अधिकार नहीं होगा। अगर वो बोलने की कोशिश करेंगे, प्रतिवाद की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ में एक्शन होंगे, बुलडोजर कल्चर होगी। तो ये जो घेटो समाज बनाने की कोशिश है, ये कोशिश अपने आप में चिंता की चीज है। बड़े पैमाने पर एक तरह का नागरिक जासूसी का सिस्टम विकसित किया गया है इस बीच में। कई हजार लोग हैं जो कि साइबर पुलिस की तरह काम कर रहे हैं आपके, हमारे सबके ऊपर। कभी मैं मौका लगा तो उस पर विस्तार से बात करूंगा मैं। और ये जो निगरानी फोर्स है जो कि आपकी हर समय निगरानी करता है, ये एक तरह से आपकी प्राइवेसी में खुला हस्तक्षेप है। क्योंकि अब हर चीज की स्कैनिंग किससे हो रही है? सैटेलाइट से। इसने नई समस्याओं को हिस्टोरिकली जन्म दिया है। अब हम चीजों को जानते तो हैं, लेकिन दूर से जानते हैं, हम पास से किसी चीज को नहीं जानते। इवन व्यक्तियों को नहीं जानते, अपने दोस्तों को नहीं जानते, सबको जानते हैं। हाँ, फेसबुक से हमें पता चला, हमें ट्विटर से पता चला, वगैरह वगैरह। तो हमारी जानकारी दूर से है, पास से नहीं। इसके चलते कभी कभी अंतर्विरोधी समझ भी बनती है चीजों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में। और इसके चलते यह भी होता है कि आप चीजों का, व्यक्तियों का, विचार का सटीक अर्थ जानने और खोजने में असमर्थ होते हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अपने आप में चिंता की चीज है। एक अन्य चीज है जो कि पैदा हुई है इस बीच में, वो ये कि अब हर व्यक्ति को, हर लेखक को अपना पाठक और श्रोता स्वयं पैदा करना होगा। और उसे अगर समाज में जाना है और प्रसारित होना है, तो उसके पास में स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। बिना स्पॉन्सरशिप के वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो फेडरिक जंक्शन पर बात करते समय हमारे सामने बहुत ही बड़ा कैनवास होना जरूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की समझ का होना जरूरी है। मार्क्सवाद के बेसिक, कार्ल मार्क्स के बेसिक आइडियाज की समझ का होना बेहद जरूरी है। सार्थ के लेखन की समझ का सही मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। अल्थुजार, एडोर्नो, रेमन विलियम्स, इनके लेखन से भी वाकिफ होना जरूरी है, क्योंकि ये सब फ्रेडरिक जंक्शन के दृष्टिकोण में बार बार दाखिल होते हैं। फ्रेडरिक जंक्शन ने खाली साहित्य पर ही नहीं, स्थापत्य पर भी लिखा, उन्होंने वीडियो पर भी लिखा, उन्होंने सिनेमा पर भी लिखा, तमाम चीजों पर लिखा। और इस सब लिखने के पीछे जो सबसे बड़ी चीज थी,
उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल अनकॉन्शस, वो उनकी सैद्धांतिक धारणाओं की एक तरह से कुंजी है। तो जो लोग फ्रेडरिक जॉनसन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।